आज से हम लोग बात करते हैं जेई मेन 2022 एंड अभी यहाँ पर एडवांस की जर्नी को थोड़ा पॉज करेंगे। उसका कारण ये है कि अब सबसे पहले तो मेंस आएगा, और ऐसा नहीं कि जब हम एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, एंड वैसे वर्सा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेंस में कुछ और पूछा जाएगा और एडवांस में पूरा अलग आएगा कि साहब बताइए देश की राजधानी कहाँ है। सब कुछ सिलेबस सेम ही है, खाली प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। हाँ, ये बात सही है कि मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस से फर्क पड़ता है। सिर्फ इजी टफ की बात नहीं है, वो एग्जाम्स में आपका मेंटालिटी चेंज करता है। लाइक इफ यू आर हैविंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व, तो उसमें पैनिक भी ज्यादा होता है। तो एडवांस का पूरा स्टाइल अलग होता है। तो अभी मेंस में क्या क्या करना चाहिए किसी एक बच्चे को, डेट अनाउंस हो गया है। तो दो प्रकार के बच्चे होंगे, एक जो मतलब हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, एक साथ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और एक दूसरे हैं जो प्लानिंग कर रहे होंगे। तो हम लोग दूसरे वाले हैं। तो प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए, देखो, आइडियली लास्ट के 30 डेज में अगर कोई बच्चा 5 पेपर ईमानदारी से लिखे, खाली 5 पेपर, और उसे 5 मतलब पुराने पेपर्स, PYQ आई एम टॉकिंग अबाउट, पेपर के फॉर्मेट 3 आवर्स, और हर एक पेपर को लिखने के बाद वो एक डायरी मेंटेन करे, उसमें उस पेपर में होने वाली गलतियों को लॉक करे, एंड बिफोर राइटिंग नेक्स्ट पेपर इफ he or she repair those things, trust me, after doing 5 papers, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी प्रोफाइल्स रिक्वायर्ड हैं टू गेट इनटू मेंस NIT और इन दैट लिस्ट, वो सबके सब उसमें कवर्ड हो जाएंगे। तो जब ये बात सबको पता है तो फिर ऐसा कोई करता क्यों नहीं। मतलब एक्चुअली में ये वैसे ही है जैसे एक बच्चा है जो जिसको 2007 में दीपिका पादुकोण उसकी फेवरेट थी। ही स्टार्टेड चेसिंग हर, एक दिन मैं बड़ा होकर के हीरो बनूंगा और शादी करूंगा। अब 2022 में वो बच्चा बड़ा हो गया है, बट दीपिका पादुकोण की शादी 3 साल पहले हो चुकी है। तो आपको ना गोल चेंज करने होते हैं हमेशा, अदरवाइज आपको बहुत लेट पता चलेगा कि जो आपका गोल था वो गोल पोस्ट से बाहर है। तो आई एम सेइंग एट दिस स्टेज अगर कोई बच्चा रिवीजन विजन करके बैठा है उसके लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि तुम ये बात शुरू में बताते तो शुरू में ही 5 पेपर कर लेते और बचे हुए टाइम 2 साल एंजॉय करते वगैरह वगैरह। ये लास्ट मोमेंट के ही पार्ट है। खाली 5 पेपर कोई इस नजरिए से अगर दे दे तो सच बता रहे उसका काम हो जाएगा। बिकॉज जेई मेंस में इफ यू सी ना, मैथ्स में अगर 1000 प्रोफाइल हैं तो जेई मेन इज अ कलेक्शन ऑफ नॉट मोर देन 150 कंसेप्ट्स। आई एम टेलिंग यू, प्रोफाइल, नॉट मोर देन 150 प्रोफाइल्स। आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों ने पेपर सॉल्व किया है, हर पेपर में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ग्रामर रूल, मतलब कितने रिपीटेड घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन हम लोगों ने हाईलाइट किया था कि यही यही आता है, मोर और लेस वही आते हैं। फंक्शंस में भी 2-3 टॉपिक ही गिने चुने पकड़ते हैं। मैंने तुम लोगों को एक फोटो भेजा था जिसमें मैंने हर एक चैप्टर में मैंडेटरी पार्ट बताया था कि ये जरूर करना। अच्छा। वो एक फोटो था, उसमें हर चैप्टर के बगल में लिखा था। तो वो 4-5 पेपर तुम करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि सबके सब उसी में से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो मुझे सुन रहे हैं और अगली बार आइडिया चेंज कर लेंगे। अब मेंस लेवल में क्वेश्चन ही वैसे बनते हैं, उन्हीं पर बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कॉमन रूट्स वाला, या अल्फा प्लस क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसका मैक्सिमम मिनिमम, मतलब दे आर चाइल्डिश एंड वो कैलकुलेशन ही होता है। तो आप बड़ी बड़ी बातों में लग करके डर जाओ, और जैसे कुछ लोग प्रोबेबिलिटी से घबराते हैं, नाम नहीं लूंगा नहीं तो साहिल को बुरा लगेगा। मतलब आई आई रिमेम्बर एक बच्चा था, उसका नाम प्रखर जोशी है। शायद मैं तुम लोगों को बताया था उसके बारे में कि हमारा बॉस से शर्त लगा था, बॉस बोला कि इसका IIT नहीं होगा। तुमने बोला अगर इसका IIT में 500 के अंदर नहीं आएगा तो 1000 रुपये दूंगा। 1000 रुपये का शर्त लगा था, और नालायक का 501 रैंक आया। तो मैं 1000 रुपये हार गया, सच में बॉस ने ले लिया मुझसे। बट उसको, उस अगर वो सुन रहा है, वो IIT बॉम्बे से, अभी तो अमेरिका अमेरिका में है कहीं पर, उस सुन रहा है तो उससे पूछना कि
उसको भी प्रोबेबिलिटी में बहुत इश्यूज था। क्यों? प्रोबेबिलिटी और एप्टीट्यूड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बड़ा फर्क होता है। तो जो क्लासेस वासेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो कभी कभी प्रोबेबिलिटी के डोमेन से बाहर होकर के एप्टीट्यूड में चले जाते हैं। बच्चे ने उससे जजमेंट हो जाते हैं कि शायद मेरा प्रोबेबिलिटी या पीएनसी में प्रॉब्लम है। जो क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस में आता है, तुम देखो ना, उसमें इतना ज्यादा वो परेशान नहीं करते। वो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट यही है कि आप कोई जजमेंट मत बनाओ कि मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगा। जैसे एक एग्जांपल, एक बच्चे बोला था, सर आपको एक बात ऑनेस्टली बताता हूँ, माँ कसम बोल रहा हूँ सर, मैं कोनिक सेक्शन छोड़ दूंगा। तो मैं, बेटा मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वो पैरा बोला छोड़ दूं, तो मैं बोला मैं वार्ड लगा दूंगा तेरा। तो बोले ठीक है, कोनिक सेक्शन छोड़ नहीं देंगे, लेकिन एसओटी सर छोड़ दूंगा मैं। मतलब समझ रहे हो, ही इज नेगोशिएटिंग डेली। अब हर रोज थोड़ा मैं उसको धमकाऊंगा कि ये नहीं छोड़ सकता तू। तो ये अपने मन में एग्जाम्स के पहले ये जद्दोजहद चलना चालू हो जाता है कि मैं कोनिक सेक्शन छोड़ दूंगा, मैं एसओटी छोड़ दूंगा, फिर मैं 3D छोड़ दूंगा, फिर मैं सब छोड़ दूंगा, फिर मेरा एग्जाम में पूरा टाइम बचेगा, मैं लोगों को डिस्टर्ब करके रैंक खराब करूंगा। मतलब ये सब बकवास है। आप इन सब चीजों से बाहर आओ, गेट ओवर इट। कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो चैप्टर्स में तुम्हारा प्रॉब्लम, देखो हम लोगों ने कितने दिनों से कोनिक सेक्शन के लिए मैं तुम लोगों को बोला था मोबाइल में रिकॉर्ड करो और सुनो बार बार, बट किसी ने किया नहीं। और ट्रस्ट मी, अगर मैं रेगुलरली तुमसे ना पूछूं तो धीरे धीरे तुम भी यही बोलोगे, साहब कोनिक सेक्शन लास्ट के 2 दिनों में रिवाइज करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसा एसओटी छोड़ देंगे, आईटीएफ तो याद ही नहीं रहता है, और सर्कल छोड़ देंगे। मतलब ऐसे धीरे धीरे आते हैं सब। मतलब इतना छोड़ देंगे कि इतनी संख्या हो जाएगी कि सरकार उसी की होगी। तो पहली चीज याद रखना कि कुछ नहीं छोड़ना है। तो मैं प्रखर जोशी की बात कर रहा था, वो प्रोबेबिलिटी छोड़ देंगे, बोला सर प्रोबेबिलिटी छोड़, बहुत तेज तेज बोलता था, सर प्रोबेबिलिटी छोड़ देंगे हम। तो हमने कहा मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बोला ठीक है, एक काम करते हैं, तू छोड़ दे, सच में छोड़ दो, छोड़ दे। तो उसको एग्जाम्स के 5 दिन पहले, क्योंकि मैं बहुत, मेरा बहुत फेवरेट बच्चा था, 5 दिन पहले मैं उसको रोज थोड़ा 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 क्वेश्चन देता था प्रोबेबिलिटी, और मेरे एग्जाम में भी बोले छोड़ देना, एग्जाम सारे क्वेश्चन छोड़ देना एग्जाम। वो 2015 में एग्जाम लिखा था, मेरे पास उसका एक्चुअल पेपर है। यू वोंट बिलीव ही हैज नॉट रिटन अ सिंगल लाइन टू सॉल्व दैट कॉम्प्रिहेंशन N1 N2 N3 वाला। तो मतलब एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और हम लोग जो और हमसे जो क्लासेस में टेस्ट होते हैं, उसमें क्या होता है कि अकबर के 3 रानियां थे, उनके 15 बच्चे थे। वो मतलब इतना घुमा करके पूछते हैं कि वो पूरा एप्टीट्यूड हो जाता है, वो प्रोबेबिलिटी रह नहीं जाता। और फिर बच्चे बोलते हैं साला अपने को प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, ठीक है तो इसे छोड़ देंगे। तो हो सकता है एग्जाम में सच में एक्चुअल क्वेश्चन है और आपने छोड़ दिया। जैसे मेरी क्लास में 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने लगभग लगभग ये डिसाइड कर लिया है, बराबर ना साहिल, कि एग्जाम में ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, बट दिस इज नॉट। नहीं सर। तो किसी भी बच्चे को, एग्जाम्पल से मैं बोला हूं, किसी भी बच्चे को कुछ ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना। तो जिन बच्चों ने एक्शन प्लान क्या होना चाहिए अगले 40 डेज का, जिन बच्चों ने एक्चुअल पेपर्स नहीं सॉल्व किए हैं, देखो इधर उधर के पेपर सॉल्व तब करो जब आपने एक्चुअल पेपर सॉल्व किए। आपका सारा खजाना तो एक्चुअल पेपर्स में। एक्चुअल पेपर आपको एक्चुअली बताता है कि वो पूछना क्या चाहते हैं। और मतलब किसी क्लासेस का जो पेपर्स होता है ना, वो किसी एक बंदे का माइंडसेट होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी क्लासेस में हूं, मैंने पेपर बनाया, तो मैं ट्राई करूंगा कि क्या ये बच्चा ये जानता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक्चुअल पेपर्स में जो आया है वो ना पूछूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो सबने देखा ही होगा। गलत भी हो सकता हूं। तो जो एनटीए वाला है वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। उसको जो पूछना है वो वही पूछेगा। दे विल नॉट एज्यूम कि आपको ये आता होगा तो क्यों पूछो। दे विल आस्क व्हाट दे नीड टू नो। दोनों में फर्क है ना। मैं पूछूंगा तो मैं अवॉइड करूंगा कि ये तुम्हें पक्का आता होगा, ये ना पूछो। और वो पूछ रहे हैं क्या, उनको जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है टू स्टडी इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो पूछेंगे। अब यहां से हमारा हार्ट अटैक हो गया है कि हमने क्लासेस के टेस्ट दिए, उसमें हमारे 10 नंबर आए, तो इसका मतलब हमको कुछ नहीं आता, काहे हमारी माता।
तो इन सब चीजों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्लास के टेस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी एक्चुअली में आपको नेक्स्ट 40 डेज में करना क्या चाहिए, जितने पुराने पेपर्स हैं 2012 से स्टार्ट करो। सबसे पहले 2012 से लेकर के 2021 तक जितने मेंस के पेपर हैं, डेली एक पेपर सबको सॉल्व करना चाहिए, डेली। और आप ये इंश्योर करो कि ये जितने पेपर्स हैं ये एग्जाम्स, एक्चुअल एग्जाम्स के पहले ये सारे के सारे आपके खत्म होने चाहिए। डेली एक पेपर सॉल्व करो और ये भी इवैल्यूएट करो कि कितने पेपर बच गए हैं जो अगर डेली के हिसाब से करें तो अगले 40 दिन में नहीं सॉल्व होंगे। तो जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं उनमें पहले से फ्रेम बना लो कि इतने नहीं सॉल्व हो पाएंगे, और उनको एज ए क्वेश्चन सेट सॉल्व कर डालो। मतलब अगर मान लीजिए उतना भी टाइम नहीं दे पा रहे हो आप, तो क्वेश्चन देखो, उसका सोल्यूशन दिया होगा, सोल्यूशन देख लो, बट इवेंचुअली ये सबके सब कवर्ड होने चाहिए उसमें सारे। मतलब आई वुड से कि 2012 से लेकर के 21 तक ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मिला करके जितने भी पेपर्स हैं पहले इवैल्यूएट कर लो। 40 पेपर आप उसमें से मार्क कर लो कि मैं ये करूंगा। बाकी जो पेपर्स नहीं कर रहे हो आप, उसको क्वेश्चन सेट की तरह क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, सोल्यूशन देख लो। ऐसा करके यू शुड बी एबल टू फिनिश देम। उसमें जो क्वेश्चन आपको देखने के बाद फीलिंग नहीं आया, सोल्यूशन देखने के बाद लगा कि हाँ आ गया, उसे हाईलाइट कर लो। और हर संडे को आपको सिर्फ उसको रिव्यू करना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट में। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ताकि वो याद हो जाए। क्योंकि क्या होगा, आप जब, और दूसरा, जैसे आप जो पेपर सॉल्व करते हो, हर पेपर में आपको 5-6 क्वेश्चन है जो नहीं आते हैं, या हो सकता है उल्टा, मजाक कर रहा हूँ, 5-6 अगर नहीं आते हैं तो आपको लग रहा होगा कि काफी सेटिस्फाइंग है, नॉट बैड। बट ये 5-6 मिलकर के 40 पेपर में 200 बनेंगे, तीनों सब्जेक्ट में 600 बनेंगे, और तुम्हारा पेपर बनेगा 90 क्वेश्चन का, 75 आएगा उसमें तुम्हें। तो ये 200 में से वो 75 आ गए तो 60 आ गए तो 50 आ गए तो आप ये जो क्वेश्चन नहीं आए हैं ना, ये इनको कुछ न कुछ ऐसा मैकेनिज्म जरूर बनाओ जिससे ये रेगुलरली हाईलाइट हो, आप रेगुलरली इनको देख रहे हो। और स्पेशली ना पेपर लिखने के बाद, मतलब अगर आपने पेपर लिखा, पेपर का रिव्यू एक पेज पे नहीं लिखा, इट इज एज गुड एज यू हैव नॉट रिटन पेपर। यू हैव टू राइट पेपर, उसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसको क्वेश्चन मत लिखो, जस्ट राइट डाउन द चैप्टर और उसका सब टॉपिक। जैसे हमने इंडेक्सिंग किया है हर चैप्टर का, तो उसके बगल में इंडेक्स लिखो। आप वीकली जब संडे संडे को आप सिर्फ यही करो, संडे को रिपेयर वर्क करो। रिपेयर वर्क के साथ साथ संडे को केमिस्ट्री एनसीईआरटी मैंडेटरी कर लो अगले एग्जाम्स तक। संडे को जितने भी वीक में पेपर्स आपने लिखे हैं उसमें जो गलत हुए थे, उन सारी गलतियों को रिपेयर करो, देखो फिर से, मैंडेटरीली देखो उसको। और इन सब के पास जो टाइम बच जाता है उसमें आप केमिस्ट्री का एनसीईआरटी करो, बिकॉज एनसीईआरटी केमिस्ट्री करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तो पूरा तुम्हारा संडे इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर दिस। अच्छा, अब इसमें मैं आता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ वाले हैं, हम लोगों ने इसमें से मैक्सिमम पेपर्स कर लिए। तो इसके अलावा क्या करें, इसके अलावा एनटीए का सैंपल पेपर्स है, एनटीए की साइट्स पे आपको सैंपल पेपर मिलेंगे, वहां से पेपर आप ले सकते हो। मतलब आइडिया ये है ना कि जो एनटीए से रिलेटेड स्टफ है सिर्फ वही करो। मैं किसी भी क्लासेस का पेपर रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि हो सकता है उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए जो सिलेबस से आगे पीछे हो और वो आपका मूड खराब करेंगे। और हमें करना ये है, तो इनके इर्द गिर्द ही अपने आप को बनाए रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट यू आर अराउंड दिस। तो पेपर्स कहां से लेना है, ये सिलेक्शन आपका, ये दोनों है। बट ये वाला पार्ट तो मैंडेटरीली कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉब्लम सेट की तरह। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए क्या करें, इनकेस 3 घंटा हमने पेपर सॉल्व किया, 3 घंटा पेपर सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि 5 क्वेश्चन मैथ्स में, 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री में नहीं आए। चैप्टर आइडेंटिफाई किया, उन चैप्टर्स को हमने क्विकली रिवाइज किया। मैंने तो आपका बहुत सारा तरीका बनाया, शॉर्ट नोट, शॉर्ट वीडियोस एंड ऑल दैट, तो आपने रिवाइज कर लिया। प्रैक्टिस क्या करें,
प्रैक्टिस के लिए आई वुड रिकमेंड यू दोनों के आर्काइव्स, मेंस और एडवांस के आर्काइव्स कर सकते हो। मैथ्स में एडीजी ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो, दासगुप्ता ऑब्जेक्टिव, वो बहुत अच्छा है। दैट इज द कलेक्शन ऑफ ओल्ड जेईई क्वेश्चंस। तो अगर कोई चैप्टर आपको प्रोफिशिएंट करना है मैथ्स में जैसे, तो आप उसमें से एडीजी ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप मुझसे मार्क करवा सकते हो कि एडीजी ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन कर लूं मैं, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अलजेब्रा की थियरीज भी बहुत हैं, प्रोफाइल भी बहुत है, तो आप थोड़ा एक बार उसे बहुत अच्छे से इग्नोर मत करना। मतलब एग्जाम्स में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन उस सब टॉपिक से आता है तो उसे 100% अच्छा करो, बिकॉज वो फिर से आएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे। तो आई होप गाइस ये क्लियर है। डेली एक पेपर लिखना मैंडेटरी है, और टाइमिंग आप इंश्योर करो कि यू आर राइटिंग आइदर 9 to 12 और 2 to 5, दोनों में से कोई एक स्लॉट ले लो, क्योंकि यही आपका एक स्लॉट होगा। डू नॉट हैव अननेचुरल शेड्यूल की रात को 2-2 बजे तक आप बावड़ों की तरफ पढ़ रहे हो, वैसा वाला काम अब मत करो, बिकॉज उससे आपकी एफिशिएंसी कम होती है। और मतलब अगर आप बिना डायरेक्शन के काम करोगे तो ठीक वैसे होगा जैसे मेरे दोस्त ने मेरे को बोला था जिम ज्वाइन कर लो, वजन कम करना है तो जिम ज्वाइन कर लो, और मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर बाद में जिम से बहुत बार फोन आया कि आप आते नहीं हो, तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ जिम ज्वाइन करना था। फिर बाद में किसी एक दोस्त ने रिकमेंड किया कि यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑन ट्रेडमिल, तो मैंने उस दोस्त को बहुत मानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो आई स्टार्टेड स्पेंडिंग 45 मिनट्स ऑन ट्रेडमिल ऑल्सो। आफ्टर 2 months आई केम टू नो उसे ऑन भी करना होता था ट्रेडमिल को। तो मतलब आई एम सेइंग कि आधा जानकारी कितनी नुकसानदायक हो सकती, यू यू मस्ट हैव। तो बेसिकली मेरा वजन उतना ही है, आई आई डिड नॉट चेंज सिंगल ग्राम। तो सागर आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद मी। और बाकी यस सर। ट्रिग्नोमेट्री को लेकर कुछ लोग बहुत इमोशनल थे, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं बोलूंगा कि आइडेंटिटीज में कुछ प्रोफाइल्स हैं, वो मैं आप लोगों को एक वीडियोस दूंगा और उससे आपका काम हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ट्रिग्नोमेट्री में ना इतना समंदर है कि ये ऐसा चैप्टर, ऐसा इलाका है जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करके बहुत कम रिटर्न आता है। तो बिना डायरेक्शन के उसमें काम मत करना, अदरवाइज जैसे मैंने ट्रेडमिल किया था वैसे ही वाला हो जाएगा। और बाकी इस टाइम पे अपने घर में इकोसिस्टम अच्छा बनाओ, मतलब इतना अच्छा बनाओ कि घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि मेरे घर में मुझे मम्मी सुबह डांटती थी और पापा रात को, तो इस हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन था। तो मुझे इस दोनों डांट के बीच में इतना बढ़िया इकोसिस्टम बनाना था कि मैं उससे निकल आऊं। तो घर में अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। शेड्यूल में पढ़ाई करो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम पढ़ रहे हो और मम्मी आकर के नीचे से किताब खींच रही है कि पेज फट रहा है तो लेटा पड़ा है उस पे, वैसा वाला कम मत करो। मतलब ब्रेक लो, टाइम टू टाइम ब्रेक लो, 1.5 घंटा पढ़ो फिर ब्रेक लो। ब्रेक मतलब ऐसा नहीं कि 2-2 दिन का ब्रेक लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा घूम के आओ, उस जगह से उठ जाओ, ब्रेक स्टडी करो, इसमें बहुत मजेदार होगा। आप बोलोगे कि अच्छा एग्जाम में भी ऐसा करना है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना भाई, मैं घर की बात कर रहा हूँ। घर में अपनी एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको 5-5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक बार ब्रेक लो, और ब्रेक लेकर के वहां पर ऐसा नहीं कि वीडियो चालू कर लिया और रील्स देख रहे हो। आप वहां से उठ जाओ, थोड़ा वॉक करके आओ, चाय पी के आओ, पानी पी के आओ, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करके आओ, बट जगह बदल लो वहां से, तो फिर वापस आओगे तो यू विल बी फ्रेश। और मैं ये नहीं मानता हूं कि आपको ऐसा 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आप अपना टास्क फिक्स करो और उस टास्क के हिसाब से करो। मतलब ये वो कहानी है ना कि लोग बोलते थे कि बहुत मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। मतलब रोजगार कोई भी खराब नहीं होता, बट आज की डेट में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला बेचारा वो ठेले वाला होता है। तो क्या वो अंबानी बन जाता है? तो ये बहुत कंडीशनल है कि बहुत मेहनत करोगे तो बहुत फल मिलेगा। मतलब घोड़े और गधे में फर्क होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। तो आपको ऐसा नहीं कि
15 घंटे जब तक जग रहे तब तक आंखें और किताब के बीच में और कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। जितना एफिशिएंटली आप पढ़ सकते हो पढ़ो। आपका टास्क डेली का फिक्स हो गया, काम हो गया, उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स भी करो। मतलब रिलैक्स में यू यू कैन डू, आप आत्मचिंतन कर सकते हो कि जैसे कुछ चैप्टर्स की थ्योरी है, वो मुझे याद है कि नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट, मेमोराइज इट। मतलब आंखें बंद करके भी आप देख सकते हो उसे। और यू कैन मेक अ गुड प्लान कि मैं 2 दिन पहले क्या करूंगा एग्जाम्स के, या सब्जेक्ट ऑर्डर में चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इंटीजर टाइप में इस बार नेगेटिव है तो मुझे पहले क्या लेना चाहिए। कुछ ऐसे सोच सकते हो प्लानिंग में। मतलब ऐसा नहीं कि दिन रात आप खाली पढ़े ही हो। जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक आदमी को पेड़ काटना बुरी बात है वैसे, अगर उसे पेड़ काटना है 8 घंटे, तो 6 घंटे उसे अपने एक्स को साफ करने में टाइम लगाना चाहिए, बाकी काम वो 2 घंटे में कर लेगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। अगर आपका दिन में 12 13 घंटे है, टास्क आपका आज 8 घंटे में भी कंप्लीट हो जाता है, तो 4 5 घंटे कुछ इनोवेटिव सोचने में नथिंग रॉन्ग इन दैट, या अपने आप को रिलैक्स करने में कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा वॉक पे चले जाओ शाम को, या मतलब कुछ ऐसा करो जिससे आपका मन खुश रहे। मतलब अननेसेसरी उसी के बारे में सोचो, सुबह मम्मी ने डांटा, शाम को पापा लपेटेगा, ऐसा उसके बारे में आप सोचो मत। जैसे मुझे याद है कि एक बच्चे ने मुझे बताया कि बीच में वो बच्चा, इसी ग्रुप में, मैं नाम नहीं लूंगा, बीच में बहुत नालायक हो गया था, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा था। तो एक दिन उसने मुझे फोन करके बोला, सर आपको पता है जब मेरे पास कोई काम नहीं था तब मुझे अपने अंदर के छुपे टैलेंट के बारे में पता चला। मैं पूछा क्या? मैं दिन में 6 बार सो सकता हूँ। मतलब हालत दिन भर सोए जा रहा। बोले कई बार मम्मी आके घंटी वंटी बजाती थी, पानी वानी डालती थी, सब करके थक गए, अपन ना थके सो करके। अपन जब भी टाइम मिलता था बैठे बैठे भी खर्राटे मार सकते हैं। बोला कि सर अब मैं इतना प्रूफ बन चुका हूँ कि मेरे को अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे भी बिठाओगे ना, बैठ करके धूप में सो सकता हूँ। तो ये लोगों के अपने अपने अलग अलग टैलेंट है। तो आप लोग भी उस 3 4 घंटे जो फ्रेशनेस वाला टाइम है उसमें आप नए नए टैलेंट ढूंढो। या तुम इमेजिन कर सकते हो कि 4 महीने बाद यू विल बी इन आईआईटी बॉम्बे कैंपस। मतलब इमेजिन करो कि तुम 4 महीने बाद ऐसा करने वाले हो, और 4 महीने पीछे तुम क्या सोच रहे हो। जैसे मुझे याद है, मैं हर साल बच्चों से ना, तुम विनम्र वगैरह का वीडियो देखोगे ना, विनम्र आदित्य, तो उनसे मैं 4 महीने पहले यही क्वेश्चन पूछा था कि तुम 4 महीने बाद आईआईटी बॉम्बे में जाने वाले हो, कैसा लग रहा है? तो बोले कि वो सोच करके गूज बम आता है, और फिर नेक्स्ट मोमेंट में लगता है कि यार जो कर रहे हैं ना इसमें करते रहने की जरूरत है। मतलब रुकना नहीं है, मजा बढ़ जाता है काम करने में। नहीं अननेसेसरी क्या लगता है कभी कभी कि साला मैं काम कर रहा हूँ, मास्टर खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मास्टर का नौकर हूँ, क्यों काम करूं। मतलब ये कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि रोज आप अपने साथ करते हो, मन में किसी कोने में चलता रहता है। देखो एक बार बताओ, मन में इनडायरेक्टली बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है। जैसे मुझे याद है कि आप किसी चीज के बारे में इग्नोर करो कि मुझे नहीं सोचना है, तो बार बार उसी के बारे में आता है। जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड, अब ऐसे बातें कर रहे तुम लोग बड़े हो इसलिए बोल सकते हैं, उस बच्चे की गर्लफ्रेंड ने गुस्से में बताया कि उसका जो पुराना बॉयफ्रेंड था उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना है, वो बहुत नालायक था। एक बार उसने स्कूटर से उसको बीच रास्ते में उतार दिया था। एक बार वो पिज्जा मंगाया था और पूछा भी नहीं और पूरा खा गया। मतलब इमेजिन करो, तुम्हारा ध्यान तो शायद गर्लफ्रेंड भटक गया है, उस गर्लफ्रेंड वो अपने नफरत करने वाले बॉयफ्रेंड के बारे में उसने बोला कि नाम नहीं लेना, और पूरा दिन उसी के बारे में नाम ले रही। तो कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हारे मन में कोई चीज बस गया है, दिन भर वही चलेगा। तो अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि यार आईआईटी बॉम्बे 4 महीने बाद हॉस्टल में साला बैंड बजा दूंगा मेस का, और हॉस्टल में ये वाला बेडशीट लेके जाऊंगा, या हॉस्टल में मैं तो खाने पीने का कुछ ऑल्टरनेटिव जुगाड़ भी करूंगा, मेस शायद अच्छा ना हो। मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, ट्रस्ट मी,
बहुत बहुत मजा आता है। जैसे तुम तो खुद एस्पिरेंट हो, मतलब व्हेन आई थिंक अबाउट इट कि 4 महीने बाद में इफ आई कॉल साहिल एंड आदिति, तो मैं क्या बात करूंगा, कैसा है कैंपस, मजा आ रहा है, तो मेरे को ये सोच करके गूज़बम्प आता है। और व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, तो जैसे वो लड़की अपने न चाहते हुए भी उस बॉयफ्रेंड के बारे में दिन रात बात, गाली दे दे करके बात कर रही, वो नालायक बहुत था, स्कूटर से मेरे को नीचे उतार दिया, पिज्जा मंगाया सारा अकेले खा गया, मैं उसके बारे में कभी बात नहीं करूंगी, बोल बोल के सब उसी के बारे में बात कर रही। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि मन में कुछ ना कुछ हिडन कैलकुलेशन अपने आप चलते रहते हैं, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें डालो, कुछ ऐसी चीजें डालो जो तुम सच में देखना चाहते हो। क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ सब्जेक्ट का नहीं रह जाता है, ये एग्जाम आपके टेम्परामेंट्स का होता है, आपके मेंटल स्टेटस का होता है। तो अपने आप को अगले 45 डेज, नेक्स्ट 4 मंथ्स यू हैव टू 45 डेज का गोल बनाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ, अपने आप को ना छोटे छोटे गोल में फिट करना है। वीकली मेरा टास्क ये है, अगले वीक में ये टास्क करूंगा, तो आपका जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। बट इस जर्नी में वो जो मैंने बोला ना, आईआईटी बॉम्बे का गेट, कैंपस, हॉस्टल, और मतलब वहां के बारे में तुम थोड़ा सर्च करो, मजा आएगा तुमको, बहुत मजा आएगा। इट विल कनेक्ट यू, और तुम जो कर रहे हो उसमें करने में आइडिया बदल जाएगा। और बाकी ट्रिग्नोमेट्री का मैंने तुम्हें बता ही दिया है। एंड रेस्ट, अगर किसी को कुछ डाउट है कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो पूछ सकते हो। डेली एक पेपर लिखना ही है और मुझे अपडेट करना है, और पिछली बार जैसा नहीं करना है। डेली आप कोई भी टाइम फिक्स कर लो, दिन में एक पेपर आपको लिख करके मुझे अपडेट करना है। बाकी लाइफ का लेसन सीखने के लिए तुम्हें किसी सूरज तिवारी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे पेरेंट्स। मतलब अगर किसी को परसिस्टेंट काम करने के लिए मेडल मिलता ना, तो मम्मी के पास मेडल का, पूरी दुनिया का मेडल मम्मी को मिल जाता। मतलब तुम सोचो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, आ, बिना किसी रिव्यू के, बिना किसी फीडबैक फॉर्म के, अगर कोई एक एम्प्लॉय पूरे जिंदगी भर काम करता है, सुबह शाम काम करता है, तो वो है मम्मी। तो परसिस्टेंस वर्क किसको बोलते हैं, डेडिकेशन किसको बोलते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन, वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम आवर मम्मीज। मतलब अगर उनके एक पाँव में चोट भी लगा है ना, तो भी वो एक पाँव पे खड़े होकर के तुम्हारे लिए खाना बना देंगे। मतलब एक काम कितना बोरिंग होता है, खाना बनाना कितना बोरिंग होता है, अगर तुम कभी किचन में जाओगे मालूम चलेगा। वो डेली जाती है। तो परसिस्टेंट काम कैसे करते हैं, इसका सबसे बढ़िया सुंदर लाइव एग्जांपल मम्मी से सीख सकते हैं। और किसी के सपने पूरे करने के लिए दिन रात न्यौछावर कैसे किए जाते हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस किसको बोलते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है योर फादर। मतलब मुझे याद है कि अ, जब मैं अपनी लाइफ में सबसे पीक पे हूँ आज, पीक मतलब फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा हूँ, पीक मतलब मुझे मजा आ रहा है अपने काम में, या फाइनेंशियली भी अगर तुम इमेजिन करते हो, तो आज मेरे पापा मेरे साथ नहीं है। और उन्हें ये पता था कि जब भी, उम्र का गैप है ना भाई साहब, हम लोग दोनों साथ साथ थोड़ा पैदा हुए हैं। उन्हें पता था कि जब बच्चा अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट टाइम पे होगा, उसका बेस्ट शेयर करने के लिए वो जिंदा नहीं होंगे, या वो इस हालत में नहीं होंगे कि वो इस चीज को शेयर कर पाए। अब आज मुझे पिज्जा पसंद है, पापा पिज्जा नहीं खाते ना अगर होते तो आई एम सेइंग, एक ऐसा ड्रीम मर्चेंट जो अपने जवानी में चाहता तो बीएमडब्ल्यू की लाइन लगा सकता था, वो अपने सपने छोटे छोटे तोड़ करके अगर किसी दूसरे के सपने खड़े करने में उतनी दीवानगी डेली दिखा सकता है, तो पापा से अच्छा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता है। और मुझे मेरे पापा की एक बात बहुत अच्छे से याद है कि मैं मतलब बहुत बड़ा हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, तो मैं उनको 10 करोड़ या 15 करोड़ या 50 करोड़ दूंगा तो क्या वो बहुत खुश हो जाएंगे। उन्होंने बोला था कि जब जब बच्चा 12th में होता है ना, 12th एक ऐसा एज होता है जिसमें हम सब, आप लोग आते हैं, मैं तो नहीं,
ये एक ऐसा एज होता है ना जब पेरेंट्स के लिए बच्चा मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी के बीच में झूल रहा है। मतलब जैसे वो आईआईटी पहुंचेगा ना, पेरेंट्स का अचानक से बार चेंज हो जाएगा। ट्रस्ट मी, दे विल नेवर आस्क यू एनी क्वेश्चन, दे विल नेवर पुट एनी टैबू ऑन इट यू। कोई कंट्रोल, सब कुछ छोड़ देंगे, सारा फ्रीडम मिल जाएगा। उसके 3 महीने या 3 दिन या 3 घंटे पहले तक ही इज अ पेरेंट, ही विल गो विद यू एट ऑल सेंटर्स, एडमिशन सेंटर, सब जगह जाएंगे, फोटो भी खिंचवाने तुम्हारे साथ जाएंगे, वॉशरूम भी जाओगे तो बाहर खड़े रहेंगे, तुम अंदर जाओगे, ऐसा। तो इतना इतना मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी के बीच में वो हम लोग खड़े हैं इसमें। तो वो मुझे कहते थे कि ये जो 12th क्लास के बाद जब बच्चा कुछ अचीव करता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार मतलब फसल लहलहा उठी है अभी, अब ये कुछ कर लेगा। और बोलते थे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए। वो 10 करोड़ देगा 5 साल बाद ना, ट्रस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, वो उनको यूज ही नहीं करना है। वो मुझसे बोलते थे, सूरज तू ये बता, तू लाइफ में 15 घर खरीदेगा, 15 BHK का घर खरीदेगा, सोएगा तो एक ही रूम में, अलार्म लगा के सब में थोड़ा सोएगा। तो जो हैप्पीनेस 12th के रिजल्ट में होती है, उस पीरियड वाले रिजल्ट में, वो हैप्पीनेस बच्चे के प्रधानमंत्री बन जाने में नहीं होती। क्योंकि वहां पर उनको मालूम चलता है कि वो पिछले 12 सालों से जितना बढ़िया परिश्रम उस एक पौधे को लगाने के लिए किए हैं, वो पौधा अब जम गया है, अब वो दुनिया में अपनी खुशबू फैला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो किसी भी बच्चे के लिए लाइफ में सबसे बढ़िया टाइम होता है अपने पेरेंट को गिफ्ट करने के लिए, उनकी उनके उनके इन्फिनाइट सेक्रीफाइसेस, उनके व्हाट यू कॉल, उनके सारे परिश्रम को अगर रिवॉर्ड करना है, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन रिटर्न देम विद योर अमेजिंग स्माइल एंड योर हार्ड वर्क। एंड मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है ना, मतलब मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, मैं तुमसे शेयर कर सकता हूं, दुनिया में ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसको तुमने एक समोसे खिलाया और अगले दिन एक्सपेक्ट करेगा कि तुम भी एक समोसे खिलाओ। अगर तुमने उसका एक खाया तो अगले दिन, 2 दिन 3 दिन बाद तुमसे उम्मीद करेगा कि तुम भी खिलाओ, और नहीं खिलाएगा तो किसी भी नाम से उसको बुला लो, 10 दिन के बाद तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। ये अकेला रिश्ता ऐसा है जो लाइफ लॉन्ग सिर्फ इसी बॉन्ड पे चलेगा, भाई वन डायरेक्शनल है, तुम खुश रहो। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम सब लोगों से कि अगले 1.5 महीने कुछ ऐसा करो कि ये चेहरे जिंदगी भर खुश रहें। और उसका बहुत सिंपल सा तरीका, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। उनकी हैप्पीनेस सिर्फ तुम्हारी हैप्पीनेस में छिपी हुई है। तो प्लीज बी मोर सिंसियर। उनके चेहरे को इमेजिन करो जिस दिन तुम्हारा आईआईटी का रिजल्ट आएगा। मैंने इतने इतने मुश्किल और इतने टफ पेरेंट के आंखों में आंसुओं का समंदर देखा है जिस दिन रिजल्ट आता है। रो पड़ते हैं, सच बता रहे हैं, रो पड़ते हैं वो। तो इतने टफ पेरेंट मैंने देखे हैं कि उनसे बात करने पर ऐसा लगता था कि दौड़ा लेंगे अभी, इतने घनघोर टफ होते थे और बच्चे को लपड़ लगा देते थे। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता था, पूरा आंसुओं का सैलाब होता था उनको। उस दिन समझ में आता था कि हो सकता है उनका तरीका बहुत अच्छा ना रहा हो, बट इंटेंट बहुत अच्छा था उनका। तो प्लीज ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगले 1.5 महीने पहले मेंस के लिए, पहले मेंस में अगर आपने 99 परसेंटाइल मार दिया तो बचा हुआ पूरा टाइम आपका एडवांस का होगा। और दिस इज हाउ यू कैन चेंज द पूरा गेम इनटू एडवांस। अगर आपके पास एडवांस के लिए ज्यादा टाइम चाहिए तो आपका पहला मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और पहला मेंस अच्छा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या करना है आपको। पूरी दीवानगी आपके काम में दिखनी चाहिए, पूरा पैशन, डिटर्मिनेशन आपके डेली एक्शन में दिखना चाहिए। घर में दीवार पे एक जगह लिख दो, आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग, दिस इज माय गोल। और अभी अगले 1.5 महीने में गोल ये भी आईआईटी बॉम्बे के ठीक नीचे लिखो, अगले 1.5 महीने में गोल ये है
99 परसेंटाइल, उसके नीचे लिखा होना चाहिए कि 100% अटेम्प्ट इन पेपर। तो वट एवर पेपर यू आर सॉल्विंग एट होम फ्रॉम दीज लिस्ट, मैंडेटरी है कि दे मस्ट बी 100% अटेम्प्ट, वेदर दे आर रॉन्ग और राइट डजंट मैटर, तुक्का मारा जो मारो, क्योंकि जब तुक्का भी मारोगे तो नेक्स्ट डे यू विल स्टार्ट फाइंडिंग सम एडुकेटिव गेस, दैट एडुकेटिव गेस विल बी कन्वर्टेड इनटू द रियल आंसर ग्रेजुअली। बट अगर आप 12-15 पे अटक जाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मतलब ये आर्ट कैसे सीखना है इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। घर में ही दो भगवान बैठे हुए हैं, पेरेंट्स, उनसे सीखो और उनके चेहरे पे खुशी लाना है। तो आपको अब 1.5 महीने जी तोड़ मेहनत करना होगा। मतलब ऐसा मेहनत करो ना कि तुमको 20 साल बाद भी कोई पूछे तो तुम्हें याद रहेगा कि उन 1.5 महीनों में कैसे करते हैं। कोई अभी पुलिसिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं बुला करके आपको ये दूं वो दूं, आप फिर आपको लगे कि यार मास्टर के लिए ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ये आपका कॉल होना चाहिए, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ की विनती है, प्लीज बी एक्स्ट्रा सिंसियर। यू गाइस हैव बीन सिंसियर, आई नो दैट। मतलब तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने बहुत बर्दाश्त किया मेरे को। मतलब कहाँ मैं हफ्ते में 3 दिन बुलाता था और डेली मिलते हैं। तो यू गाइस रियली हैव हेल्प्ड अलॉट मी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। इसलिए तो मैं बोला मेरा ड्रीम है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप आईआईटी बॉम्बे में जाए। मतलब साला जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगा अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो। जिंदगी भर, आई एम टेलिंग यू। मतलब मेरे लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा वो यही होगा कि तुम सब लोग एक कैंपस में हो आईआईटी बॉम्बे। मतलब जिंदगी भर आने वाली जनरेशन तुम्हारे बारे में जानेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तुम्हारी बदमाशियों के बारे में बातें करूंगा, तुम्हारे डिटर्मिनेशन के बारे में बातें करूंगा, तुम्हारी क्लास की मस्तियों के बारे में बात करूंगा। बहुतों को देखा नहीं है लेकिन चेहरे में एक अलग इमेज है। सो तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगले 1.5 महीनों में मैं जो करने जा रहा हूं ना, यू विल नेवर फॉरगेट टू रिमेम्बर दैट। तो आई एम वेरी मच चार्ज्ड अप एंड आई एम वेरी मच अप फॉर दैट। मैं उन दो चेहरों पर स्माइल लाने जा रहा हूँ और वो फैसला हो चुका है और मेहनत भी बहुत तगड़ी होने वाली है। ठीक है, आर यू गाइस रेडी नाउ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है? So let's aim for 99 percentile. And really, I'm telling you, I swear I'm telling you, it's very easy. 99.9% लाना is a very easy. मेंस में it's not a talent game, it's a art. अगर आप डेली पेपर लिखो, डेली इवेलुएट करो, उसको रिपेयर करो बिफोर नेक्स्ट पेपर, डू इट 5 times, I'm telling you, do it 5 times, you're in. और एक इसमें अगले 1.5 महीनों में एक चीज नोट कर लेना, इसे लिख लो कहीं पर, बार बार भूल जाते हैं हम लोग। अगर हमारा पेपर में 0 मार्क्स भी आता है तो अगले दिन पेपर लिखने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। लाइक मेरी नॉवेल में नॉलेज सर्वाइव में एक डायलॉग था, इफ यू आर जंपिंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विदाउट लूजिंग एंथुसियाज्म, यू आर इन। मतलब आपको ना पेपर लिखने से डर नहीं लगना चाहिए, 0 स्कोर करो। मतलब यू हैव टू राइट इट। विराट कोहली नेट प्रैक्टिस में 200 रन बनाने नहीं जाता है, he is going to practice something which he doesn't want to see in the actual match. You have to identify this कि जब आप घर पे पेपर सॉल्व करते हो तो पेपर में मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल ये था कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखे हुए होने चाहिए एग्जाम्स में। पेपर का ऑर्डर आई डिड नॉट चेंज, जो मैंने प्लान किया था वही था। मतलब पेपर मेरे साथ नहीं खेला, मैंने पेपर के साथ खेला। आज 0 आया तो कल सचिन तेंदुलकर अगर एक 0 पे रिटायर होता तो 100 का 100 नहीं बनता। आपका एक खराब पेपर आज का है, कल इससे अच्छा होगा, और इसमें मुझे अच्छा करके कौन सा शादी करना था। तो आपको ये लिखना होगा। बहुत सारे बच्चे ने डिप्रेशन में चले जाते हैं, 3 पेपर लिखे, तीनों में 3 नंबर आए, अब बोलेंगे सब कल हम पेपर ही नहीं लिखेंगे। आप ये सब बिल्कुल दिमाग में लिख लो एक जगह
कि पेपर में खराब मार्क्स आए, 0 आए, माइनस आए, डजंट मैटर, नेक्स्ट डे मैं उतनी इंथुजियाज्म के साथ पेपर लिखूंगा और आई प्रॉमिस कि अगले दिन मैं इससे बेटर करूंगा। ये जोश होना चाहिए बस, दैट इज द की। अगर आपने ये निभा दिया ना, अगले 40 दिन 45 दिन, सच बता रहे हैं 99.9 होगा आपका। मैंने ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, नीरज वाले बैच में आई रिमेम्बर देयर वर मेनी किड्स जो 99 के लिए उनको ना रहे, नहीं सर 99 अपना थोड़ा होगा। आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, सबने यही किया है, सबने यही किया। पेपर में इतने खराब, एक को तो ये जानता है अपना तनिष्क, हाँ जानता सर, है? रोहन पाटिल। हाँ, मतलब भाई साहब उसको ना डेली पेपर में, मतलब एक लेवल से ज्यादा मार्क्स ही नहीं आता था, और रोज मेरे से लड़ता था सर पेपर में तो मार्क्स नहीं आ रहा, बट बेटा लिखना पड़ेगा। कभी कभी ना ऐसा तुम्हारे जैसा बदमाशी करता था, अचानक से आएगा, बोले नेटवर्क प्रॉब्लम, चला जाएगा, फिर उसको बुलाते थे पकड़ के। आईआईटी बॉम्बे में बैठा है भाई साहब, 99 में था वो। तो आई एम सेइंग 99.9, ट्रस्ट मी, लाना बहुत आसान है। अगर आपके दिमाग से ये खुरेज करके निकाल दो कि यहां पर टेस्ट में मेरा मार्क्स खराब आता है, उसके बाद भी अगले मैं डबल जोश से पेपर लिखूंगा, आज से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अगर ये सिलसिला आपने अगले 45 डेज तक कर लिया, लिख के ले लो, आपका 99.9 आएगा। नहीं आएगा तो मेरे को गाली देना अपनी अपनी भाषाओं में। और जो भाई साहब गाली रिकॉर्ड मत कर लो, वो आपको ये भी बताया मैंने कि आज के पेपर में और कल के पेपर के बीच का जो टाइम है, उसमें आपका प्लानिंग अच्छा होना चाहिए कि आज जो खराब हुआ है कल ये खराब नहीं होगा, 5 पेपर के बाद कुछ भी खराब नहीं होगा। और फिर भी अगर खराब होगा तो मन खराब नहीं होगा, जोश कम नहीं होगा। अगर आपने ये इंश्योर किया, काम हो जाएगा। मतलब यस पंडित, 30 मार्क्स एग्जाम्स के एक दिन पेपर में 30 मार्क्स आता है, एक दिन पहले एक्चुअल पेपर में 200 नंबर आता है उसको। तो अगर वो इस जोश और इस पार्ट को अच्छे से हाईलाइट नहीं करता, तो जिस बच्चे का एग्जाम्स के ठीक एक दिन पहले 30 मार्क्स आ रहा है, वो कौन सा हौसला लेकर के एग्जाम लिखने जाएगा, और उसका पक्का खराब होगा। तो हम लोगों ने हर रोज इतनी बार प्रैक्टिस की थी इस बात को, ठीक है आज खराब है कल ठीक होगा, ये हमारे लिए बहुत ऑब्वियस हो गया था। बन गया लाइफ, मजे कर रहा है वो भी। सो प्लीज ये सब चीजें हाईलाइट करना है हमें, और वो दीवार पे लिखो, आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग, इट हैज टू बी योर ड्रीम। जैसे मैंने बोला ना, वो लड़की अपने लड़के के बारे में दिन रात बोलती थी, सच में आप जिस चीज के बारे में सोचोगे ना, दिन भर इक्वेशंस में बनेंगे। मतलब मैं अभी से सोच करके मेरे को मजा आ रहा है कि तुम लोग 4 महीने बाद आईआईटी बॉम्बे में होगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तो हम लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे। मेरे दिमाग में तो वो सारे कम्युनिकेशन चल रहे हैं, कैसे झगड़ा लगाऊंगा तो लोगों में, कैसे मजा आएगा, मतलब लूटूंगा भी सबको, पार्टी वार्टी निकलवाऊंगा सबसे। मेरे दिमाग में ये सब इक्वेशंस चल रहे हैं। गाड़ी में तो 4 ही बैठेंगे, 5, एक को दौड़ाऊंगा अभी पीछे। तो ये मेरे दिमाग में ये मस्तियां शरारतें चल रही, और ये डेली चलती है, ट्रस्ट मी। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक डेली तुम्हें पढ़ाना, ये आई स्वेयर मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा अगर मेरे दिमाग में पढ़ाने के अलावा ये मस्तियां और ये शरारतें ना भरी हो। बोर हो जाऊंगा मैं, और तुम लोग इतना रुलाते भी तो हो कभी कभी। तो ये आप प्लीज इसे गांठ मार लो और लिख लो कहीं पर, हमें आईआईटी बॉम्बे जाना है 4 महीने बाद। फिर देखो तुम्हारे दिन भर में काम करते करते तुम्हारे लाइफ में छोटे छोटे इवेंट कैसे नए ऐड होते हैं। हाँ, और कुछ बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, तो मैंने ड्रॉपर वाले बच्चों के साथ बात की, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जिनका 26 अप्रैल को एग्जाम्स होगा, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि आप सैटरडे संडे पूरी तरीके से बोर्ड्स को दो, उस दिन जेई मेन का नाम ही मत सोचो। बाकी बच्चे 5 दिन में डेली एक एक पेपर फ्रॉम हियर राइट डाउन, सेम वे व्हाट आई सेड अबाउट देम। एंड तुम्हारा 16 से लेके 19 के बीच में पेपर खत्म हो जाएगा। एंड अभी मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे मार्च में आप 2 दिन पूरा बोर्ड्स को दो, 5 दिन पूरा जेई को दो, और अप्रैल में आकर के आप फिर उस टाइम पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बट पूरा मार्च में आप ऐसे ही करो।
सैटरडे संडे कंप्लीटली बोर्ड्स को दो, अच्छे से पेपर लिखो, उसके बारे में रिवाइज करो, नोट्स पढ़ो, बट बाकी 5 दिन आप इनको फॉलो करो। सो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। अगर कुछ क्लियर नहीं होगा तो कल फिर मिलेंगे और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलो गाइस, लग जाओ मिशन पे। सबके घरों में मुझे वो फोटो चाहिए, आई वॉन्ट सी दैट। प्लीज अगर आप हो सके तो आप मुझसे शेयर भी करना हो, मुझे बहुत बहुत दीवानगी है वो देखने के लिए कि आपका ड्रीम क्या है। हाँ, अगर किसी को आईआईटी चेन्नई जाना है तो आईआईटी चेन्नई भी लिख सकता है, तरुण अन्ना। It's not necessary to write IIT Bombay only. Matlab, I'm saying whatever IIT you wish to go, please write it there. And if you think I'm part of this journey, then you can share it with me. I'm really, I'm mad to see that. ठीक है? ये it's like a sharing your Nobel Prize or Bharat Ratna or Padam Bhushan. It's like that only. तो मेरे लिए बहुत मतलब ये बहुत इवेंटफुल जर्नी होता है, और इट्स लाइक अ ब्लॉकबस्टर मूवी इज गोइंग टू रिलीज। इट्स लाइक फेस्टिवल फॉर मी। मतलब मुझे बहुत बहुत मजा आता है। ये जो 4 महीने हैं ना, इस जर्नी मेरे दिमाग में ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी आएंगे, पूछेंगे कि मेरा दादा कैसा था, तो आई विल बी दैट एनर्जेटिक एंड फ्रेश टू टेल देम। तो मैं बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ इस 4 महीने को, और आप लोगों को भी पूरे दम खम लगाने होंगे, ताकि जिंदगी के किसी भी आयाम पे आप खड़े हो, किसी भी डैश पे आप खड़े हो, when they are asking you about this journey, about this 4 month, मतलब तुम्हारी बात सुन करके उनके रोंगटे खड़े होने चाहिए, तुम्हारी बात सुन करके उनको मजा आना चाहिए, यार क्या बंदा था, कैसे काम किया था इसने। तो प्लीज लिव दिस मोमेंट, एंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।